ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के इस हिस्से में हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की, हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी की। जिस तरह से दोनों कसीदे पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से नजदीक आने की एक तरह से कोशिश यहां पर दिखाई जा रही है, लेकिन इस बीच में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अगर सरकार का विरोध किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जेल भेज दिया जाएगा। वो खुल करके ये कहते हुए नजर आते हैं कि सरकार की जो एजेंसियां हैं, यानी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, उसका दुरुपयोग होता है, उसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है। आखिर किस चीज का डर है? हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। दिलीप के सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कुछ कहा और किस तरह से तमाम चीजें आई हैं, और उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव जो कुछ कहते नजर आए। पहले हम मुलायम सिंह यादव को सुनवाते हैं। लोहिया जी को ऐसी आदत समाजवाद में नहीं माना है, पूरा देश मानता है। अगर बीजेपी के लीडर ने तारीफ की है, अच्छी बात की है, अच्छे लीडर की तारीफ होना चाहिए। अगर हम तारीफ कर दें आडवाणी जी की तो शोर बच जाता है। क्या भाई किसी देश के नेता, किसी पार्टी का लीडर अच्छा है, कोई काम अच्छा कर रहा है, तो क्या आप उनको गाली देंगे? अच्छी बात हो तो अच्छा कहा, अब दीजिए गाली आडवाणी जी को, लोहिया की तारीफ क्यों की? तो लोहिया को लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी ने उनकी तारीफ की थी, और मुलायम सिंह यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई अच्छा लीडर है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। पुष्पेंद्र, कैसे आखिर ये तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं? कौन सा ऐसा सियासी गेम खेला जा रहा है? एक तरफ आप जो है अपने अंदर का जो डर है वो भी जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बीजेपी जिसे आप अपना विरोधी बताते हैं उससे भी नज़दीकी दिखा रहे हैं। तमाम चीज़ें हो रही हैं और केंद्र में जिसके साथ आप सहयोग कर रहे हैं, आप कभी कहते हैं कि नहीं साहब आप ठीक नहीं हैं, फिर कहते हैं कि नहीं आपसे डर लगता। आखिर हो क्या रहा है ये? देखिए, मुलायम सिंह और कांग्रेस के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, हाँ। उसकी जड़ में अगर आप जाएं तो फौरी तौर पे कुछ नहीं है। फौरी तौर पे सिर्फ इतना ही है कि मुलायम सिंह को मैं फिर कहूंगा कि 2005 के बाद मुलायम सिंह को इस वक्त केंद्र में एक ऐसा हथियार हाथ लग गया है कि वो ये जानते हैं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी बगैर उनकी ऑक्सीजन के केंद्र में एक दिन भी नहीं बनी रह सकती। लेकिन साथ साथ मुलायम सिंह के सामने समस्या यह है कि जो मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक जिस पे कांग्रेस का ठेका था अब तक, वो ठेकेदारी मुलायम सिंह के पास चली गई है। मुलायम सिंह इस वक्त कांग्रेस को कई तरीके से पटखनी देना चाहते हैं। एक तो बार बार वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल करती है, मेरे पीछे सीबीआई लगा दी, धोखेबाज है, धोखा देती है, पार्टी ने ये कर दिया, करप्शन कर दिया, ये बात भी कह रहे हैं साथ साथ। और यकायक उनको ऐसा लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक खेमा है, जो आडवाणी खेमा जिसको हम कह सकते हैं, वो उनकी बराबर तारीफ कर रहे हैं। और आज तारीफ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक वो पहुंच गए, जो भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के आइडियोलॉग थे। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह को यह समझ में आ रहा है कि जो भी आगे आने वाला समय है, चुनाव नवंबर में हो या 2014 में हो, अगर सियासत इस अंदाज में बैठी कि कहीं कांग्रेस पार्टी इस पोजीशन में हुई कि वो थर्ड फ्रंट में किसी को मन चाहे प्रधानमंत्री बनवा सकती है, तो उनको ये एहसास हो चुका है कि वो मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। लिहाजा वो जो एक विंडो है, उन्होंने पहली बार इस विंडो को खोला है अपनी राजनीति में। और आप इस बात को देखें कि समाजवादी पार्टी के जो जिस तरीके के मॉडल पे वो काम कर रही है, जो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर मुसलमानों के तमाम सबसे ज्यादा वेलविशर होने के साथ, मुसलमानों का वोट लेने के बाद बीजेपी के साथ असेंबली में सरकार बनाए हुए हैं। और नीतीश कुमार अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स के लिए सुबह शाम मोदी को गाली देते हैं, और उस मोदी को गाली देते हैं जिसके बारे में कहा है वो खूनी है, वो फलाना है और धमाका है, राज में नहीं घुसने देंगे, उसकी दी हुई रकम को भी आपने वापस कर दिया। ये सिंबोलिज्म कम्युनिज्म के खिलाफ लड़के नीतीश कुमार ने जो इक्वेशन बना रखी है कि एक तरफ मुसलमान भी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के साथ असेंबली में सरकार भी चला रहे हैं, और तीसरी तरफ मोदी को गाली दे रहे हैं। आप ये देखें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ हो रही है, आडवाणी की तारीफ हो रही है, लेकिन मोदी के नाम पे नहीं बोल रहे।
उसी किस्म का इक्वेशन ये समझते हैं कि आगे आने वाले दिन में बन सकता है कि अगर मुसलमान टूटता भी है तो 100% मुसलमान मुलायम सिंह के पास से नहीं जाएगा। तो अगर सरकार बचानी है तो अडवाणी के एक खेमे को, जिसको उन्होंने कहा बहुत ईमानदार हैं, झूठ कभी नहीं बोलते, बड़े नेता हैं और ऐसे नेता की तारीफ होनी चाहिए चाहे वो दूसरी पार्टी का हो, ये करके मैं समझता हूं और मोदी को अलग हटा करके वो नीतीश के फार्मूले को कहीं उत्तर प्रदेश में अपनाने की कोशिश में लगे। दिलीप जी कैसे देखें? देखिए, इसमें दो वरिष्ठ नेता भारत के इन्वॉल्व हैं। आडवाणी जी सबसे सीनियर लीडर हैं, सीनियर मोस्ट। इस वक्त उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उनको अगर देखें तो आपको लगेगा कि आडवाणी जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कोई इस वक्त ऐसे ही कोई बयान दे देंगे। उनके हर बयान के पीछे एक बड़ा मकसद होता है और उसका सियासी मतलब होता है। और मुलायम सिंह जी भी उसी, तो आडवाणी जी से थोड़े कम अनुभवी हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को शायद वो सबसे बेहतर समझने वाले नेता हैं। और उत्तर प्रदेश उनका गढ़ है। और अगली सरकार कई बार से हो रहा है, तो यूपी ही कई बार से हो रहा है कि सरकार दिल्ली में जब बनती है उसके पीछे तो उत्तर प्रदेश के नंबर्स होते हैं, लेकिन उसमें हिस्सेदारी उसमें सीधे सीधे नहीं होती। मुलायम सिंह और मायावती इस वक्त जो बार्गेन अब तक कर रहे थे वो व्यक्तिगत, वो बार्गेन तक सीमित था। व्यक्तिगत कुछ फायदे कुछ नुकसान यहां तक सीमित था। मुलायम सिंह अब इसको एक नए तरह से देख रहे हैं और उनके देखने का जो तरीका है वो है कि जो स्थिति इस वक्त देश में बन रही है, और ये आडवाणी जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि 1977 के जो हालात थे, उस तरह के हालात को जनता के बीच में लाया जाए कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है, देश में महंगाई बहुत है, देश में गवर्नेंस की भारी कमी है, अनिर्णायक सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जो निर्णय जिसे पैरालाइज कहते हैं। आडवाणी जी कह रहे हैं कि बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, सत्ता का केंद्र कहीं और है। तो ये जो तमाम स्थिति देश के सामने आप रख रहे हैं, इसका विकल्प क्या है? मुझे लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह दोनों, उनका राजनीतिक जो रास्ता है, जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं, वो रास्ता एक ही है, लेकिन सिर्फ अलग अलग व्हीकल पे वो बैठे हुए हैं इस वक्त। वो चाहते हैं कि ये गाड़ी भी उसी तरफ चले। सोच दोनों की एक है। सोच नहीं, अभी उस स्थिति को पैदा करना है जिस स्थिति में आप ये बता सके देश को कि अब थोड़े देर के लिए आप कम्युनल सेकुलर राजनीति को रहने दीजिए, देश बचाइए, देश बचाइए। नहीं, जो और देश में ये लालकृष्ण आडवाणी ने एक बात और भी बहुत अहम कही। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव से उन्होंने लोकसभा में बात की थी और उन्होंने उसे सार्वजनिक किया। ये बात मैं कह रहा हूं कि आप ये बात बोलने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आप जो मुझे समझ में आता है वो मैं कह रहा हूं। और मुलायम सिंह यादव उसी चीज को लगातार, कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, इस बात पे वो लगातार संकेत दे रहे हैं, लगातार कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग करती है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है। तो ये जो माहौल जब क्रिएट होगा इस तरह का देश में कि देश में भ्रष्टाचार है, देश में सरकार नहीं है, कमजोर प्रधानमंत्री है, निर्णय नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है, आपके पास विकल्प क्या हो? और इस विकल्प के लिए आप एक माहौल तैयार करिए जिसमें उस समय आपका राष्ट्रीय दायित्व यह बनता है कि आप उस समय कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, कास्टिज्म, तमाम साइडलाइन किया जाए। सबको जो 70 मुझे ये मेरा अपना जो मानना है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह, चूंकि दोनों उस समय से सियासत, लालकृष्ण आडवाणी बहुत पहले से है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी सोच जो है, मुझे लगता है ये ढर्रा जो है, ये सोच जो है, उस सोच के लीक वही है इस लीक पे। अब इसके दो और पहलू हैं। एक पहलू है जो बीजेपी में नरेंद्र मोदी को बढ़ा करके बीजेपी को, जो हिंदुत्व वोट को मजबूत करना, संघ इसके लिए काम कर रहा है और ये नरेंद्र मोदी को लाया गया है। दूसरी तरफ जो थर्ड फ्रंट है, जो पॉसिबल एलाइज हो सकते हैं इन केस नरेंद्र मोदी फेल्स टू डिलीवर, तो क्या करेंगे आप?
अगर नरेंद्र मोदी देश में असफल हो जाते हैं, गुजरात में सफल रहते हैं, देश में असफल हो जाते हैं, तो आपके पास विकल्प क्या होगा? उस विकल्प की तैयारी में मुझे लगता है लालकृष्ण आडवाणी जुटे हुए। तो दो रास्ते पे दोनों चल रहे हैं। एक तरफ तो मोदी को तैयार करके देश के सामने हिंदुत्व का चेहरा लेके, विकास का चेहरा लेके, तमाम चेहरा लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए को तैयार करके आडवाणी जी सरकार की विफलताओं को, सत्ता, भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, इन तमाम मसलों को, जो कि आपको याद दिलाए कि देश में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां अब कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, तमाम चीजों को छोड़ के देश को बचाइए। ये आह्वान कौन कर सकता है? ये आह्वान आडवाणी सरीखे नेता ही शायद देश में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इसको बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी नहीं मानता हूं, मैं तो मानता हूं कि बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। अगर हम ये कहें कि एक अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि दिग्विजय का बयान, जनार्दन का बयान और प्रधानमंत्री का बयान जो है, ये मतभेद नहीं है, ये एक रणनीति का हिस्सा है। उसी तरह ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कल मोदी भारतीय जनता पार्टी के एमपी की संख्या बढ़ाने में नाकाम रहे तो मोदी नाकाम रहे, लेकिन बीजेपी का जो सेंटर रोल है, जो बीजेपी का एक दड़ा है, जिसे सॉफ्ट फेस कह सकते हैं, जब हम अटल जी और आडवाणी की बात करते थे, वही सिचुएशन आज है। लेकिन आप ये देखिए कि इस पूरे मामले में जो राजनाथ की टीम बनी, उस पर आडवाणी जी के लोग भी हैं। आडवाणी जी ने अभी तक मोदी को लेकर के कुछ नहीं कहा है। मोदी का जो हार्ड लाइन है वो अपनी जगह है, राजनाथ सिंह जगह वहां जाते हैं कुंभ में और वहां मंदिर की बात करते हैं, मोदी पैकेजिंग की, मार्केटिंग की, जीडीपी की बात करते हैं, आडवाणी जी देश के सामने संकट की बात करते हैं। मैं समझता हूं ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये रणनीति का हिस्सा है, ये अलग नहीं है। मुलायम सिंह को आप याद रखें कि वीपी सिंह की सरकार में भी बीजेपी थी, उस जमाने बीजेपी के लोग थे, तो किसी को ऐतराज नहीं था। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं दिलीप भाई, मैं उसी को फिर दोबारा से कह रहा हूं कि ये जो एफडीआई पे सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स हो रही है, और आप देखें कि सीबीआई के लिए जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही कि सीबीआई को कांग्रेस पार्टी अपने जो दूसरे घटक दल हैं उनको काबू में करने के लिए कहती है, उस वक्त मायावती का बयान आप देखें, मायावती ने कहा कि साहब ये तो एनडीए भी कर रही है, और उसके बाद से मायावती जो है पीछे खोल में चली गई। लेकिन दोनों पार्टियां, जैसे आपने मायावती का जिक्र किया, मुलायम सिंह पहले ही जिक्र कर चुके हैं इस चीज का, दोनों पार्टियां इस चीज को मानती हैं कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग होता है, लेकिन समर्थन भी दे रहे हैं। नहीं, बट आप वही करो, मायावती ने इस बात को कह करके कि मेरे खिलाफ तो बीजेपी ने और एनडीए ने किया था, यह बात मुलायम सिंह ने नहीं कही है। मुलायम सिंह लगातार अपनी मिसाल देते हुए बात कह रहे हैं, लिहाजा यह बात आप इसको समझे कि मायावती को भी कॉर्नर करना है उनको। और जो यकायक आडवाणी जी समाजवादी हुए हैं और मुलायम सिंह जहां यकायक संघी लग रहे हैं हमको, ये मुलायम सिंह के सामने जो लार्जर पिक्चर, जो बात आप कह रहे हैं कि 77 के बाद जो स्थिति बनी थी कि पूरे देश में ये लग रहा था कि बस सब कुछ अस्त व्यस्त होने वाला है, ऐसे में तमाम छोटे छोटे डिफरेंसेस छोड़ के जो बड़ा दुश्मन है, जिसने इस देश को बेच दिया है, एफडीआई के हाथों बेच दिया है, विदेश नीति हमारी तय नहीं हो पा रही, बाहर के जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है वो तय कर रहे हैं, और मनमोहन उन तमाम सामंती और कैपिटलिस्ट फोर्सेज है अमेरिका से लेकर के बाहर तक, उनके यहां चेहरे हैं, इनको पहले ध्वस्त किया जाए, उसके बाद में सेकुलर कम्युनिज्म की बात होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हराना है, तो उसमें जो थर्ड फ्रंट की सिचुएशन आती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बहुत सीटें नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी आडवाणी के माध्यम से कोशिश करेगी कि कांग्रेस को बाहर रखा जाए सत्ता से, और उसके लिए अगर बीजेपी को अपना सपोर्ट दे करके प्रधानमंत्री अगर किसी से बाहर से बन सकता है तो बन सके, क्योंकि आपको याद होगा कि मुंबई अधिवेशन के बाद जो बीजेपी का अधिवेशन हुआ था, जो ट्वीट किया था आडवाणी जी ने, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगला प्रधानमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री इन दो के बाहर का होगा। तो ये वही बात है, उसी पे काम कर रहे हैं। ऐसे में मुलायम सिंह बीजेपी के लिए आइडियल हैं, लालू नहीं हो सकते, नीतीश नहीं हो सकते, जयललिता नहीं हो सकती, पटनायक साहब नहीं हो सकते। मुलायम की पोजीशन यह है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से ज्यादा सीटें होंगी, देश का बड़ा राज्य है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ये जो मैं समझता हूं जो पैंग बढ़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति के तहत है। उसमें आडवाणी जी अपना काम कर रहे हैं, अशोक सिंघल अपना काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद अपना काम कर रही है, मोदी यकायक इन सबके बीच में से एक डायनामिक, एक ऐसा हिंदू जिसके पीछे तो हिंदुत्व की मोहर है, लेकिन वो कहना नहीं चाहता, वो आज आधुनिक हिंदू दिखना चाहता है, जो कंप्यूटर की बात करता है, जो लैपटॉप की बात करता है, जो हर हर महादेव के नारे नहीं लगाता, जो बाबरी मस्जिद तोड़ने की बात नहीं करता, लेकिन सबका वोट चाहिए। लेकिन उनकी ये सारी बातें हैं, लेकिन गुजरात के बाहर वो ना तो वो लैपटॉप बेच सकते हैं ना विकास बेच सकते हैं। गुजरात के बाहर जो उनका चेहरा दिखेगा, अपनी सीमा जानते हैं। नहीं, ये गुजरात के बाहर या बिहार में जाके वहां एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है,
वहां मोदी का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो लोग स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, इस पर बड़ा सवाल उठ सकता है। इसलिए वहां मोदी का जो 2002 के बाद जो एक जो कठोर हिंदुत्व, हार्ड लाइनर हिंदुत्व का जो चेहरा बना है, उसको मुझे लगता है आगे करके कहीं ना कहीं उस वोट को भी टैप करने की आवश्यकता थी और कर रही है बीजेपी। मुझे लगता है वो हिंदुत्व का चेहरा, वो हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं छोड़ रही है, लेकिन वो पार्टी स्तर पे है। लेकिन जो विकल्प देने की बात है आने वाले समय में कि विकल्प कैसा हो, अगर देश की स्थिति ऐसा है, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि करप्शन है, देश के प्रधानमंत्री 9 साल में स्वीकार कर रहे हैं महंगाई नहीं घटा पा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल इनर्सिया में है, उसमें एक्टिव नहीं है, तो ऐसे में आप विकल्प क्या देंगे? और कहते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये कोalition पार्टनर। वो उदाहरण देंगे कि एनडीए की सरकार चली थी, वाजपेयी जी ने कभी अपने गठबंधन को चलाते हुए भी सारे चीजों को अच्छा काम किया था, देश में तरक्की हुई थी। आज इस बात का वो उदाहरण देने के लिए आडवाणी जी सक्षम है। वो ये कह सकते हैं कि मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था और उस सरकार को इतने सारे दलों के साथ मिलकर भी मैंने अच्छे काम हमने किए थे। आज ये सरकार 10 साल से इस गठबंधन की सियासत को आगे बढ़ा तो रही है, आज उसके लिए आप गठबंधन छोटा भी हो गया, डीएमके को आप जिम्मेदार ठहरा ले, 2G के लिए ममता को ठहरा ले, कुछ भी कह ले, लेकिन आप एंड ऑफ द डे आप हर स्तर पे आप जहां देखें अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, व्यवस्था हो, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं। महंगाई आपने कहा था 100 दिन में हम कम कर लेंगे, वो बढ़ती चली जा रही है। आपके पास कोई आज भी उन्होंने कोई कहा तो इस बात को जरूर कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसको कैसे रोक पाएंगे उसकी उन्होंने कोई उसका इलाज नहीं बताया। उन्होंने कहा आर्थिक दर, विकास दर को हमें बढ़ाना है, अब कैसे बढ़ाएंगे ये उनके पास कोई उसका इलाज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देश के सामने वैसे भी मुझे लगता है कि जो एक सियासत को अलग देखें आप, देश के सामने भी विकल्प की आवश्यकता है, और इस बात को ये मुलायम सिंह जी और आडवाणी जी जानते हैं, और शायद यही कारण है कि उस देश के उस नब्ज को पकड़ते हुए ये दो अनुभवी नेता किसी एक लीक पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं जानता कि क्या वही स्थिति होगी या उसमें और क्या क्या चीजें हैं, इसमें अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो जो एक राजनीति है, जो सियासत है और जो सियासी अनुभव है, उसका फायदा वो उठा। लेकिन पुष्पेंद्र, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर मुलायम सिंह को ये भी लगता है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये इनके पास एक ऐसा मौका है, सुनहरा मौका जिसे कह सकते हैं कि पीएम के लिए एक चांस उनको मिल सके, क्योंकि उनकी अपनी एक ख्वाहिश है। नहीं, देखिए जाती ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन दिलीप जो बात कह रहे हैं आप ये देखें कि आज ये बात कांग्रेस पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से कह रही है कि सत्ता के 2 केंद्र हैं, मनमोहन सिंह कमजोर हैं, वो कोई निर्णय नहीं लेते, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे रेप के ऊपर कोई कानून, जब तक सोनिया गांधी सीरियस नहीं होती है तब तक वो चीज नहीं इंप्लीमेंट होती है। मेरा कहना यह है कि ये बात आज जब इस बात पे कोई चर्चा नहीं हो रही थी और अपोजिशन पार्टी इस पे कोई सवाल नहीं उठा रही थी, ये मुद्दा भी तो कांग्रेस पार्टी के एक अंदरूनी आदमी ने विपक्षियों को दिया है कि सत्ता के 2 केंद्र हैं। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे लोग कहते रहे हैं और बताते रहे हैं कि मनमोहन सिंह कमजोर हैं। इसके अलावा मनमोहन सिंह जो मुद्दा दे रहे हैं, जो बात दिलीप कह रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं कि ये बात भारतीय जनता पार्टी को या मुलायम सिंह को या दीगर दूसरी पार्टियों को थाली में सजा के दे कौन रहा है? कोई नहीं दे रहा, कांग्रेस दे रही है। आज मनमोहन सिंह ने कहा 9 साल के बाद, जब 2G स्कैम हुआ तब उन्होंने कहा कि गठबंधन की मजबूरियां हैं। आज जब उनसे पूछा गया कि भाई गठबंधन की मजबूरी के अंदर 2G स्कैम तो हो सकता है, लेकिन CWG, कोलगेट, हेलीकॉप्टर, ये तो गठबंधन ने नहीं किया ना, इसके लिए तो गठबंधन जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आज वो जो उनकी पूरी स्पीच का लब्बो-लुआब है, उन्होंने तमाम सारे कारण गिना दिए, महंगाई का लेके, भ्रष्टाचार का लेके, ब्यूरोक्रेसी को भी। आप कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं कि लगातार आप 9 साल तक कुर्सी पर बैठे रहे और ब्यूरोक्रेसी आपकी सुन नहीं रही है? तो ये जो मुद्दा आज उन्होंने विपक्ष को दिया है कि गठबंधन के कारण ऐसा हुआ है, अब गठबंधन की बात को आडवाणी जी, मुलायम सिंह या दूसरे दीगर नेता उतनी ही फोर्स से उठाएंगे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक मुद्दा जो है, नहीं आप कहना चाह रहे हैं कैश करेंगे फिर ये लोग? नहीं, क्यों नहीं कैश करेंगे? आप खुद अपनी गलती मान रहे हैं कि गठबंधन, और एक तरफ आप ये देखें कि कांग्रेस पार्टी जब गठबंधन बनाती है तो इस देश में चाहे इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई पार्टी हो, सब सेकुलर होती हैं और सेकुलरिज्म के नाम पे सब साथ आ जाते हैं। लालू हो, मुलायम हो, डीएमके हो, एफडीएस, सब आ जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दंगा पार्टी है, मुसलमानों के खून की हत्यारी पार्टी है, कम्युनल पार्टी है, उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है, आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, बीजेपी के कैंप में हिंदुत्व की, टेररिज्म की वो दी जाती है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में 24 लोगों का गठबंधन किया।
आज मनमोहन सिंह के पास 24 गठबंधन के लोग नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बड़ी दुश्वारी हुई होगी क्योंकि तमाम लोग आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर थे। अगर मनमोहन सिंह अपनी सरकार चलाने के बाद उनके 6 घटक दल पार्टी छोड़ के चले गए तो यह मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी की डबल स्टैंडर्ड और मनमोहन सिंह की इनकैपेबिलिटी है कि वो सेकुलरिज्म के नाम पे भी नहीं रोक पा रहे किसी को। भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के भी नहीं रोक पा रहे, मोदी का डर दिखा के भी नहीं रोक पा रहे। और उनके वो हार्डलाइनर जो मुसलमानों की प्योर राजनीति करते हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो या लालू प्रसाद हो, वो सब छोड़ के भाग गए हैं। इससे लगता है कि मनमोहन सिंह साहब को अगर हम कंपैरिजन कहें, हो सकता है आइडियोलॉजिकली आप अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी से कितने हो, लेकिन ये जो मुद्दा उन्होंने दिया कि गठबंधन की राजनीति की मजबूरी और गठबंधन की वजह से करप्शन हो रहा है, तो भाई अटल जी ने 24 लोगों को यहां से लेकर साउथ से लेकर के और आपने ईस्ट तक की पार्टियों के साथ चलाया, तब उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वही फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीर के अंदर दूसरी पॉलिटिक्स करते हैं, दिल्ली में दूसरी पॉलिटिक्स करते हैं, उसके बावजूद भी वो आपके साथ थे। तो ये जो मुद्दे दे रही है कांग्रेस लगातार, पहले कहा 2 सेंटर है पावर के, अब कहा गठबंधन की मजबूरी है, चुनाव कुछ दिन सामने है, देश का एक सबसे बड़ा राज्य है, उसका मुख्यमंत्री आपके खिलाफ है, बाहर से आकर वो सत्ता से खींच ले। इसलिए मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह भी अडवाणी की सलाह पर सपोर्ट नहीं खींचेंगे, इस सरकार को हर दिन एक्सपोज करेंगे। बहुत कम शब्दों में दिलीप जी आप एक चीज और देखें, इसमें आप तमाम चीजों एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जब भी अपने पार्टी अधिवेशन में या जब भी राष्ट्र को कहीं पे भी लोगों से उन्होंने बातचीत की है तो उन्होंने 2-3 बातों पे बहुत ज्यादा नाराजगी जताई है। सोनिया गांधी ने लगातार कहा कि महंगाई नहीं रुक रही है, इससे लोगों में परेशानी बढ़ रही है। तो इस बात को जानते हैं कि परेशानी लोगों की कहां है। राहुल गांधी ने जिस तरह से हाई कमांड कल्चर के ऊपर सवाल किया या जो बात उन्होंने जयपुर में इमोशनल होकर जैसे भी बोले, मुझे लगता है, लेकिन उनका भी संदेश, वो भी देश को कुछ जो नब्ज है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उनसे मिलते हैं तो उनको पता है। और यही चीज जो है आज मुलायम हो या आडवाणी हो, उनको पता है कि देश में स्थिति कैसी है। और आम लोग, जब आप आम लोगों की भावना जो उसकी अंदर में जो पीड़ा है, उस बात को जब आप कहते हैं तो मुलायम सिंह आज अल्पसंख्यक की आज तक राजनीति करते रहे, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि सीबीआई का किस तरह से दुरुपयोग हो सकता है, जब वो ये कहते हैं कि देश में स्थिति कितनी खराब, जब कुछ भी, तो उसका असर सीधा सीधा लोगों में होता है। और मुझे लगता है सियासत में सबसे बड़ा फैसला जनता के हाथ में होता है। जनता को जो समझा पाता है वही आगे वही कामयाब होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र आपका, दिलीप जी आपका, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज।